गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ इज डॉक्टर संजय प्रसाद, पीजी टीचर, +2 हाई स्कूल बोध गया। टुडे आई स्टार्ट द सेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। आज मैं आपके सामने क्लास 11 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग को पढ़ना है, उसी के बारे में जानकारी हासिल करना है। और इस चैप्टर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसको आपको पहले मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हर परीक्षाओं में इससे 2-4 क्वेश्चन आता है। और मेरा जो पढ़ाया हुआ, जो मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसको आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए, ध्यान लगाइए। चैप्टर मेरा जो आज है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेसिक क्वेश्चन ये है कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन किस चीज़ का है डाइजेशन, तो ये जानकारी हमको हासिल करना है। डाइजेशन जो है वो फूड का है, इसको हिंदी में कहते हैं पाचन क्रिया, कि भाई भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको कैसे पचाना है, कैसे मेरा बॉडी उसको टेक ओवर करेगा। तो ये फूड जो है इसके बारे में ये जान लीजिए कि फूड जो है ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, पहला। दूसरी बात क्या है कि फूड जो है इससे हमको ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। फूड गिव्स अस ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, इसके लिए ज़रूरत है। पाचन क्रिया डाइजेशन किसका होना है भाई? फूड का होना है। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को डाइजेशन होना है। तो पहले ये जानकारी चाहते हैं कि फूड से हमको क्या मिलता है। फूड गिव्स अस एनर्जी। खाना खाने से हमको ताकत मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं, वर्क डन होता है। दूसरी बात है ये फूड हमको ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनके रिपेयर के लिए ये ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये जानकारी होना है, कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि भाई फूड जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन सा चीज़ विच मेक्स अस फूड। तो फूड में 2 आइटम है, एक है एक मेजर आइटम है, एक माइनर आइटम है। मेजर आइटम में कौन कौन सा चीज़ आते हैं? इसमें 3 चीज़ आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा है फैट। 3 आइटम जो है, ये जो मेजर आइटम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मेजर आइटम हमारे फूड कंपोनेंट के हैं। और जो माइनर आइटम में हैं ये 3 चीज़ हैं, इसमें आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और तीसरा है वाटर। 3 आइटम फूड जो है 2 चीज़ से बना हुआ है। मेजर आइटम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिनका डाइजेशन ज़रूरी है, जिनका डाइजेशन ज़रूरी है। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि भाई डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, वाई? इसका रीज़न ये है, कंसेप्ट को पहले ये क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी दुनिया में है बच्चों, उनका जो बॉडी है वो सेल से बना है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी जो है सेल से बना है और हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल है, जो कि बहुत छोटा है। यूनिट इसको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की दरकार पड़ती है। और जो फूड हम खा रहे हैं, जो टेक ओवर कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल्स है। तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होना है, बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना है।
क्यों ब्रेक होना है? क्योंकि उसको अल्टीमेटली सेल के पास जाना है। तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है, ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स के द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा होता है। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, क्या है ये? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को हमको माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। जब तक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमारा सेल उसको टेक ओवर नहीं करेगा। इस मैक्रो मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने करने के लिए हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स की दरकार पड़ती है। एक कंसेप्ट यहाँ पर सब लोग क्लियर कर लो बच्चों, कि दुनिया में जितने भी एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एक्सेप्ट, जो बराबर क्वेश्चन आता है हर परीक्षाओं में, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? वो है राइबोजाइम। याद कर लो बेटा, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है। बिग माइक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, जिससे मेरा सेल उसको टेक ओवर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्रो मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? तो मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब वो हुआ कि जिसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन, याद कर लो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। उस मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है, सो दैट आवर सेल कैन टेक इट, और उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही तो डाइजेशन का, जो डाइजेशन हम लोग को पढ़ना, जो टॉपिक हमको है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में क्या होता है कि बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटते हैं, और वो उसको जो है सो दैट कि आवर सेल कैन टेक इट। इसी को हम लोग आज हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो हमारे जो किताब में जो यहाँ लिखा हुआ देखो कि फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भोजन चाहिए, खाना चाहिए। खाना क्यों खाते हैं? फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस ऑर्गेनिक मटेरियल सो दैट आवर बॉडी, आवर सेल, आवर टिश्यूज कैन फॉर्म। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो है जो हमारे सेल के ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए ज़रूरी चीज़ है। जो फूड के जो कंपोनेंट हैं जिससे फूड बना है, वो क्या क्या चीज़ है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसको हमने कहा ये मेजर कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन ज़रूरी है। और ये इधर 3 आइटम जो दिखाया गया, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इसका रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, जिसके लिए डाइजेशन की कोई दरकार नहीं है। इसको हमारा सेल डायरेक्टली टेक ओवर करता है। द फूड वी टेक हैव लार्ज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर है। और दीज मॉलिक्यूल्स कांट बी टेकन बाय आवर सेल, हमारा सेल इन मॉलिक्यूल को नहीं ले सकता है। They are converted into simple absorbable form like glucose, amino acid, fatty acid and glycerol। कंसेप्ट ये है बेटा कि जो मेरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये मेरा लार्ज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट होना है, जिससे कि हमारा सेल उसको टेक ओवर कर सके। तो दिमाग में कंसेप्ट ये क्लियर कर लो बेटा कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका इस मैक्रो मॉलिक्यूल का जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, छोटे मॉलिक्यूल हैं, जिसको हमारा सेल टेक ओवर करेगा, तो ऑल द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। जो भी प्रोटीन है
मैक्रोमोलिकुल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है। और जो भी फैट हम ले रहे हैं जिस फॉर्म में भी लेंगे वो सारे फैट को अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है। क्यों होना है भाई? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमारा सेल इसी तीन चीज को जानता है और पहचानता है। वो चाउमीन, मंचूरियन, वेज पकौड़ा वो नहीं जानता है। उसके मीनू में, हमारे सेल के मीनू में यही तीन आइटम है। इसलिए फूड को जिस रूप में हम खाएं वो ऑल द फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सो दैट आवर सेल कैन टेक इट। हमारा सेल उसको लेगा। वो हमारा सेल केवल इसी तीन को जानता है। इसलिए डाइजेशन में क्या होगा कि जो भी खाना हम खाएंगे वो बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा भाई? सेल के मीनू में क्या है भाई? वो किसको जानता है भाई? वो वेज पकौड़ा, मंचूरियन, छोला भटूरा नहीं जानता है। वो जानता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बच्चों सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि दुनिया का कहीं भी तुमको कोई हमारा बच्चा जो है फेल ना कर सके। कोई भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आपको बेसिक कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। यही जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्सन होता है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, कॉम्प्लेक्स का किस में? सिंपल में जो कन्वर्सन होता है उसी को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन का मतलब क्या हुआ कि बड़े मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। सिंपल फॉर्म क्या है बच्चा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, जिसको हमारा सेल जानता है, पहचानता है, वो टेक ओवर करेगा। अब आगे आइए। ये जो क्रिया है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होने की क्रिया जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन, ये जो ट्रांसफ़र होता है दो तरीक़ों से होता है। एक को कहता है मैकेनिकल और दूसरे को कहता है बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मतलब क्या हुआ? जो खाना हम खाएं उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को दांत के द्वारा, जीभ के द्वारा उसको तोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और उसमें बायोकेमिकल का मतलब हुआ कि उसमें जो है एंजाइम्स का उसमें जो है एक्शन होता है। वो एंजाइम हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोड्यूस करता है, इसलिए कहा बायोकेमिकल मेथड। तो डाइजेशन क्या है भाई? क्वेश्चन बराबर आएगा। दो चीज़ से बना है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड। ये दोनों सिस्टम मिलकर के जो है बेटा ये हमारा जो है आपको जो है डाइजेशन को पूरा करता है। अब इस फिगर को बेटा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो। ये बायोलॉजी में कम टू द फिगर में आओगे तो दिमाग में काफ़ी दिन तक बातें दिमाग में याद रहेगी। ऐसे बोला हुआ बात याद नहीं रहता है। ये हमारे कंप्लीट सिस्टम को दिखाया गया बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है मेरा मुंह है, माउथ है। और माउथ के अंदर में जो है ये गला तक जो रीजन है उसको कहता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी। दो कैविटीज का नाम है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इस माउथ जो मुंह मेरा है, मेरा माउथ हो गया, माउथ के अंदर जो पोर्शन है उसको कहता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इसमें क्या चीज़ है भाई? दो चीज़ है, दांत है और जीभ है। दांत है और जीभ है। भैया बोलेगी सर इसमें जो है सलाइवरी ग्लैंड भी है। सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे ओरल कैविटी, बकल कैविटी में नहीं होता है। ये दिमाग में बैठा लो बेटा, क्वेश्चन हमेशा आता है कि मेरा जो सलाइवरी ग्लैंड है जिसकी संख्या 3 पेयर, 3 जोड़ा या 6 इन नंबर होता है, कौन कौन सा है भाई? एक जो है ये कान के बगल में है, इसको कहता है पैरोटिड ग्लैंड। जीभ के नीचे जो होता है इसको कहता है सबलिंगुअल। और ये जबड़ा जो है, ये जॉ है, इसके बगल में इसको कहता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहते हैं। ये जबड़ा जो हो गया, जॉ बोन हो गया, इस जॉ बोन के बगल में इसको कहता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। जीभ के नीचे, ये जीभ के नीचे जो है
उसको कहता है सबलिंगुअल 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। या 6 नंबर 6 कई परीक्षा में आएगा, तो नंबर 6 और जोड़ा पूछेगा, 3 जोड़ा कौन कौन सा है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और जो जॉ बोन के पास में उसका क्या नाम है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। उसके बाद ये ओरल कैविटी जो है बेटा ये फेरिंक्स रीजन में खुलता है, इस द फेरिंक्स रीजन। इस फेरिंक्स रीजन में याद कर लो कि ये कॉमन पैसेज है, ये नाक जैसे सांस लेते हैं, नाक में जो सांस लेते हैं हवा जो पास करती है नाक, वो नाक और जो मुंह से खाना खाते हैं, ये दोनों का ये कॉमन पैसेज है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा तुमको, वो तुमको मैं समझाता हूँ। ये कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमको यहाँ से बनेंगे, क्लियर होंगे। भोजन जो है ओरल कैविटी से फूड जो है बेटा, ओरल कैविटी से फूड जो है ये पास करेगा फेरिंग्स में। कहाँ पास करेगा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स से ये भोजन जाएगा ओसोफेगस में, ओसोफेगस में जाएगा बेटा। ओरल कैविटी का दूसरा नाम क्या बताया आपको, बकल कैविटी। ओरल कैविटी का दूसरा नाम है बेटा बकल कैविटी। ये बकल ओरल कैविटी में क्या बताया तुमको, हमारा दांत है, टीथ, और दूसरा क्या है, टंग है। तीसरा जो आइटम आपको मैंने बताया वो था सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन दिमाग में कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारे ओरल कैविटी बकल कैविटी के बाहर में है, आउटसाइड है, आउटसाइड है। ये सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी है, 6 या 3 पेयर। ये फेरिंक्स क्या है, कॉमन पैसेज है। फूड किसका कॉमन पैसेज है भाई, फूड का और एयर का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फेरिंग से भोजन जाएगा ओसोफेगस में। फेरिंग्स में यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करना है, ये फेरिंग्स में 2 पाइप लगा हुआ है। कितने पाइप लगे हैं बेटा, 2 पाइप लगे हैं। फेरिंग्स में 2 पाइप लगा हुआ बेटा। इस पोजीशन को आप लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लो। एक इस पाइप को कहता है विंड पाइप। इस पाइप का नाम है विंड पाइप और इसका नाम है फूड पाइप। इसका नाम है विंड पाइप। नाक से जो हवा लिए सांस लेते हैं तो ये विंड पाइप में जाता है, और ये जो है यही विंड पाइप आगे जाके मेरे लंग्स से जो है ये अटैच है। ये फूड पाइप जो है ये मेरे स्टोमक से अटैच है। कंसेप्ट क्लियर करो बेटा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि ये जो है इधर जो है ये मेरा फेरिंग्स है, ये मेरा क्या है, फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स में ये जो ओपनिंग है विंड पाइप का, जो ओपनिंग है, इससे क्वेश्चन बराबर आता है परीक्षा में। इसका नाम है ग्लॉटिस। क्या नाम है इसका, ग्लॉटिस। और जो फूड पाइप का जो ओपनिंग है बेटा, ये जो ओपनिंग है इसका नाम है गलेट। कंसेप्ट को क्लियर करो बेटा। फेरिंग्स में 2 पाइप लगा हुआ है। फेरिंग्स से कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, फूड का और एयर का। हवा जो है वो विंड पाइप में जाएगा, और जो फूड जो है, भोजन जो है, वो इस पाइप में, इसको ओसोफेगस कहते हैं। क्या नाम इसका, ओसोफेगस कहते हैं, यहाँ पास करेगा। कंसेप्ट ये क्लियर करना है बेटा कि ये जो विंड पाइप है जिसके ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, और इस ग्लॉटिस के ऊपर में, इस ग्लॉटिस के ऊपर में एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा हुआ है। कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा हुआ है जिसका नाम है इपीग्लॉटिस। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस कैसे याद होगा, ग्लॉटिस तो ये पाइप का छेद का नाम हो गया।
इस छेद के ऊपर में एक फ्लैप, कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ, बहुत मुलायम कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप लगा हुआ है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं उस समय ये एपिग्लॉटिस, ये ढक्कन का काम करता है, ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है और भोजन जो है इधर पास करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि खाना खाते वक्त आप सरक जाते हैं, तो सरक जाते हैं तो कफिंग होता है, सरक गए, तो काहे सरक गए भाई? तो खाना खाते समय नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, मुंह बंद करके खाना चाहिए। मुंह बंद करके मतलब क्या हुआ कि एपिग्लॉटिस का ढक्कन ये बंद रहेगा, भोजन इधर पास करेगा। खाना खाते समय जब आप बात करिएगा ये ढक्कन खुलेगा, तो फूड पार्टिकल थोड़ा सा इधर घुस गया और जब विंड पाइप में घुसेगा तो हमको सफोकेशन होगा। क्वेश्चन आता है मेडिकल में कि भाई ये कफिंग जो होता है, जो सरक जाते हैं, वो किसके वजह से? टंग के वजह से, एपिग्लॉटिस के वजह से। तो आप आंसर लिखिएगा एपिग्लॉटिस के वजह से ये हम लोग का प्रॉब्लम हो। ये खाना खाते समय भैया बच्चों गप न मत करो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब इधर आइए, अब सेकंड कंसेप्ट ये हम दिखा रहे थे आपको। इस फिगर को बेटा कमांड करो। इस फिगर में ये जो खाना है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी में आपका क्या है भाई? दांत है और जीभ है। वहाँ से नाक से जो हवा है वो फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है एयर और फूड का। ये गला है, ये दिखाया गया। आपका विंड पाइप ये दिखाया गया। फूड पाइप, फूड पाइप का नाम है ओसोफेगस। ओसोफेगस के आगे जाकर के जिससे अटैच हुआ इसका नाम है स्टोमक, पेट कहते हैं। क्या नाम है? स्टोमक। स्टोमक का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये स्टोमक आगे जाकर के कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके ये देखिए, ये जो है स्मॉल दिखाया गया पूरा, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है बेटा। तो मेरा मुंह से भोजन जो है, पहले ये ओरल कैविटी, पहले इसका डायग्राम को समझ लो। डायग्राम समझने से तुम्हारा 90% पोजीशन क्लियर हो जाएगा। कहीं से तुमको कोई हिला नहीं सकता बेटा। ओरल कैविटी, बकल कैविटी से फूड जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग से आएगा ओसोफेगस में, ओसोफेगस से भोजन आएगा स्टोमक में, स्टोमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर भोजन आएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर भोजन जो है, जो खाना खाते हैं, जो अनपचा भोजन है, वो जिसको फीकल मैटर कहते हैं, शुद्ध हिंदी में पैखाना कहते हैं, स्टूल कहते हैं, पॉटी कहते हैं, वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। आंसर क्लियर हुआ बेटा? ओरल कैविटी, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लो कि जितना लिखा हुआ है सब मैं 1 सेकंड में तुमको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कहीं भी तुमको दिक्कत नहीं होगा। देखो बेटा, सबसे पहले मेरा स्टार्ट हुआ ओरल कैविटी, जिसको कहते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ये ओरल कैविटी, बकल कैविटी आगे जाके कहाँ खुला भाई? ये फेरिंग्स में खुला। फेरिंग्स आगे जाके कहाँ गया है भाई? ये ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस का नाम क्या है भाई? ओसोफेगस का नाम है मेरा फूड पाइप। ये ओसोफेगस कहाँ आया? देखिए स्टोमक में आया। स्टोमक कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों इतना इस जो मैं ये पॉइंट लिखवाया हूँ इस पर कंसेप्ट क्लियर कर लो, फोटो के माध्यम से दिमाग में बैठा लो कि मेरा मुंह है ओरल कैविटी, बकल कैविटी,
वहाँ से ये फेरिंग्स आया। ये फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है नाक का, और ये फूड पाइप, ये हवा, एयर और फूड दोनों का कॉमन जंक्शन पॉइंट है। बहुत लोग देखते हो कि पानी पीते हैं नाक से निकालते हैं, या कोई सुतरी डाले नाक से मुंह से निकाली, वो फेरिंग्स के द्वारा ही पास होता है। ये कॉमन पैसेज है, वहाँ से भोजन आया ओसोफेगस। फूड कहाँ आ गया? यहाँ फेरिंग्स में 2 पाइप लगा है। एक पाइप को कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं? विंड पाइप। और दूसरा जो पाइप है ये है फूड पाइप। फूड पाइप जो है उसी को ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस एक पाइप है जो यहाँ से, मेरा छाती है, थोरेसिक रीजन, यहाँ पर डायफ्राम है, नीचे एब्डोमेन है। ये पाइप जो है ये छाती से होते हुए ये डायफ्राम को छेदते हुए यहाँ पर स्टोमक है। स्टोमक का पोजीशन याद कर लो बेटा, बराबर क्वेश्चन आता है कि मेरा ये जो ट्रंक रीजन है इसको 2 हिस्सा में बांटा गया। ऊपर छाती को थोरेक्स रीजन कहते हैं, नीचे को एब्डोमेन कहते हैं। प्रश्न हमेशा आता है कि मेरा स्टोमक का पोजीशन किधर है, जिससे लिखते हैं वो दायां हाथ और जिससे ये मेरा बायां हाथ। तो स्टोमक का पोजीशन हमारे एब्डोमेन में, ये एब्डोमेन और ये थोरेक्स को जो अलग करता है इसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। डायफ्राम थोरेसिक रीजन को और एब्डोमिनल रीजन को अलग करता है। और मेरा जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, वो सारे मेरे एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। जो भी ग्लैंड हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर। लार्ज ग्लैंड कौन है? लीवर। वहाँ दिखाया गया फोटो में, आप फोटो देख रहे थे। और ये जो राइट हैंड साइड में लीवर है मेरा, ये एब्डोमेन, ये जस्ट ये डायफ्राम के ठीक नीचे राइट हैंड साइड में मेरा लीवर है, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा स्टोमक है। पोजीशन बराबर आता है कि भाई स्टोमक का लोकेशन कहाँ पर है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के एब्डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड में डायफ्राम के ठीक नीचे स्टोमक है, पेट है मेरा, और ये दाहिने तरफ जो है डायफ्राम के ठीक नीचे में मेरा लीवर है। इस बात को बेटा कंसेप्ट क्लियर कर लो। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये स्टोमक जो है मेरा जे शेप है। स्टोमक कैसा है बेटा? जे शेप है। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। पहले के एनसीईआरटी बुक में 3 पार्ट दिया गया, लेकिन लेटेस्ट रिव्यू जो आया स्टोमक के हमारे 4 पार्ट हैं। स्टोमक के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ये जो मेरा ओसोफेगस है, देखो बेटा ये मेरा ओसोफेगस है। ये मेरा क्या है? ओसोफेगस है। ये ओसोफेगस के ठीक नीचे का जो हिस्सा हुआ इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट, और इधर जो पार्ट है इसको कहता है फंडिक पार्ट, और जो बीच वाला पार्ट है इसका कहते हैं बॉडी, और जो इधर जो है इसका नाम है पाइलोरिक पार्ट। मतलब कहने का मतलब ये हो बेटा कि मेरे स्टोमक के 4 हिस्सा हैं, 4 पार्ट हैं, जो ओसोफेगस से जुड़ा हुआ है, फूड पाइप से जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसका नाम है कार्डियक पार्ट। और इसके ऊपर में ये फंडिक पार्ट है, जो मेन पार्ट है इसको बॉडी कहते हैं, और इधर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसको कहता है पाइलोरिक पार्ट। आंसर क्लियर हो बेटा? दूसरी बात ये समझना है कि जो मतलब हमारे जो इस पेट में, हमारे स्टोमक में 2 छेद हैं, एक छेद इधर है और एक छेद इधर है। दोनों जो ओपनिंग है इस पर वाल्व लगा हुआ है। दोनों ओपनिंग में वाल्व लगा हुआ है। परीक्षा में बराबर पूछता है इस वाल्व का नाम क्या है, तो नाम रटना याद करना बहुत हल्का है बायोलॉजी में। ये ओसोफेगस है, ये मेरा स्टोमक है, इसका नाम है गैस्ट्रो। स्टोमक का दूसरा नाम क्या बोले? गैस्ट्रिक रीजन, गैस्ट्रिक भी कहते हैं। तो गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मतलब वाल्व, एक वाल्व लगा हुआ है जो 1 वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। एक तरफ भोजन जाएगा
आप खाना मूड़ी उल्टा कर लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए, तो क्या खाना मुंह से, पेट से मुंह बाहर आ जाएगा? नहीं साहब, ये वाल्व जो है ये बंद हो जाता है, ये वन वे ट्रैफिक है। भोजन ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन पेट से चाहेगा कि बाहर निकल जाए, नहीं निकलेगा। स्फिंक्टर कहते हैं, वाल्व करते हैं, जो वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। दूसरा जो ओपनिंग है ये पाइलोरिक रीजन है, इधर मेरा डुओडेनियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। तो ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, इसको स्पिंचर कहते हैं, उसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। यहाँ पर जो नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, या नहीं आता पाइलोरिक वाल्व भी याद कर लो। यहाँ जो है ये ओसोफेगस, ये मेरा पेट है, गैस्ट्रिक पार्ट है, गैस्ट्रिक रीजन है। तो गैस्ट्रो ओसोफिजियल, उसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्फिंक्टर, उसको कहते हैं बेटा। ये जो स्फिंक्टर है दो है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है, एक वाल्व लगा है, और एक है गैस्ट्रोओसोफिजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या है बेटा? वन वे ट्रैफिक है। एक तरफ जो है वन वे ट्रैफिक है, इधर से भोजन इधर आएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से भोजन इधर आएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? दूसरी बात ये दिमाग में रखो कि स्टोमक के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। इसको याद करना है। तो याद करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? याद करने का फॉर्मूला है 3 पार्ट जो है उसको याद कैसे करेंगे? हाँ बताए। उसका एक फॉर्मूला लिख लो, उसका नाम है DJI। आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे तो डीजे पे गाना गाते हैं, झूमते हैं, वो डीजे याद कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, DJI। क्या नाम है? DJI नाम है बेटा, DJI। डी से हो गया डुओडेनियम, जे से हो गया जेजनम, आई से हो गया इलियम। स्टोमक के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट फॉर्मूला याद कर लो, डीजे शादी ब्याह में जो डीजे बजता है, गाना बजता है, उसको नाचते हैं आप लोग, डीजे हो गया। डुओडेनियम, जियोजेनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, इसको भी क्वेश्चन बराबर आता है बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, इसका भी फॉर्मूला याद कर लो, उसका नाम है CCR। सी का मतलब हो गया सीकम, सी का मतलब हो गया कोलोन, आर का मतलब हो गया रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, स्टोमक के मेरे हो गए 4 पार्ट। सबका नाम बेटा फर्स्ट स्टेज में आपको याद करना है। स्टोमक के जो 4 पार्ट हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। अब आपको थोड़ा सा हिंट परीक्षा में मिल गया, नाम उलट पुलट के दे दिया है, कौन पहले है कौन बाद में है, तो कैसे याद होगा? तो हल्का सा हिंट मैं आपको देता हूँ कि हर के घर में CFL बल्ब लगा हुआ, CFL बल्ब तो CFL याद कर लीजिएगा, C हो गया कार्डिक, F से फंडिक, फिर तो आपको पकड़ ही लीजिएगा। 2 पार्ट पकड़ में CFL बल्ब याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको इसमें कभी घबराइएगा नहीं, परीक्षा में कभी फेल नहीं करिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपका दिमाग में बहुत भार ये होगा कि वो होगा, आगे होगा पीछे होगा। उसका फॉर्मूला है CFL बल्ब याद कर लेगा, C से कार्डिक, F से फंडिक पार्ट आ गया, बीच में बॉडी है, फिर पाइलोरिक, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, इसका फॉर्मूला है DJ, याद कर लो, DJI। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, CCR, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो वही चीज यहां दिखाया गया है बेटा। अब क्या है, अब आगे देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करिए कि मेरा जो स्टोमक है, शेप से क्वेश्चन आता है बेटा। स्टोमक का जो शेप है वो जे शेप है। कैसा शेप है? जे शेप में है। देखिए ऐसा देख रहे हैं, स्टोमक का ऐसा देखिए, ऐसे ये जे शेप हो गया है ना, जे शेप में। स्टोमक का शेप कैसा है? जे शेप में। क्वेश्चन बराबर आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट का नाम क्या है? तो पहला पार्ट का नाम है डुओडेनियम। इसका शेप कैसा है? देखिए शेप कैसा है,
यहीं पर देखो बेटा शेप कैसा है, ये स्टोमक, ये आगे जाके डोडोनियम है, ये सी शेप का है। कैसा है? डोडोनियम जो है आपका ये सी शेप का है। क्वेश्चन बराबर आता, पहले था यू शेप, हमेशा एनसीईआरटी पहले यू शेप लिखा, लेकिन अब रिवाइज होकर के इसका सी शेप याद करिएगा। परीक्षा में हमेशा आता है कि डोडोनियम का शेप कैसा है भाई, सी शेप का है। स्टोमक का शेप कैसा है, जे शेप का है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? अब आपको ये देखना है कि उसके बाद जेजनम है, इलियम है, और इधर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन और रेक्टम है। ये कोलन जो है बेटा, यहाँ दिखा रहे हैं आपको फोटो से, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। ये जो आपका स्टोमक है इसका 4 पार्ट हो गया। ये आपका यहाँ पर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू हुआ, ये पूरा देख रहे हैं कॉइल्ड पार्ट, ये जो है आपका किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। फॉर्मूला क्या है? DJI, डोडोनियम, जेजनम और इलियम। देखिए डोडोनियम है, ये है जेजनम है और इलियम है। याद कैसे रहेगा? DJI से। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फॉर्मूला क्या बताए? 3 पार्ट है, CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम। खोजिए कहाँ है भाई? ये सीकम है, देख लीजिए, ये पोर्शन जो है सीकम का है। कोलन देखिए कहीं पर मिला? कोलन देखिए ना, कोलन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोलन देख रहे हैं? कोलन देखिए, यहाँ भी कोलन लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो सीकम हो गया, कोलम हो गया। अब फिर क्या है? रेक्टम। ये पार्ट क्या है? रेक्टम। और रेक्टम कहाँ खुला? एनस में। एनस से क्या होता है? ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग से मेरा फीकल मैटर, मेरा पैखाना बाहर, पॉटी बाहर निकलता है। क्वेश्चन आया है बराबर आता है कि हमारा एलिमेंट्री केनाल, ये पूरे माउथ से लेके एनस तक जो पार्ट है बेटा, इसको एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। एलिमेंट्री केनाल का क्वेश्चन आता, को तुमसे पूछे कि एलिमेंट्री केनाल का एंटीरियर पार्ट का नाम बताइए, तो क्या बताओगे? उसका नाम है माउथ। और सबसे पोस्टीरियर पार्ट का नाम बताइए, तो उसका नाम है एनस। कहता है कि जिस ऑर्गेनिज्म में के एलिमेंट्री केनाल में 2 ओपनिंग है, 2 छेद है, एक मुंह से खाते हैं और पीछे से पैखाना निकलता है, पॉटी निकलता है, मुंह से माउथ से खाना खाते हैं, ऐसे मेरा बाहर ये इनलेट है, ये मेरा आउटलेट है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में 2 पाइप लगा है, इनलेट और आउटलेट 2 रहेगा, 2 छेद रहेगा, उसको कहेगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहेगा बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है बेटा। कंसेप्ट क्लियर करो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ भी है और एनस भी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको बताया कि जो मेरा ये जो डोडोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट का नाम है ड्यूडोनियम। क्या नाम है? ड्यूडोनियम। ड्यूडोनियम जो है आगे फिर जे के बाद हो गया जेजनम, ये जेजनम, और ये जो थोड़ा हल्का दिखाया गया ये है इलियम। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि डोडोनियम, जेजनम और इलियम में सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट, सबसे ज़्यादा ये 32 फीट का होता है बेटा। ये जो है सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट इलियम है। क्वेश्चन बराबर आता है, परीक्षा में आता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई साहब सबसे कॉइल्ड पार्ट कौन है, तब बोलेगा इलियम है। फिर आया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फॉर्मूला क्या बताया? CCR, सीकम, कोलन और रेक्टम। उसके बारे में जानो बेटा। ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से मेरा लार्ज इंटेस्टाइन चालू हुआ, ये देख रहे हो। तो इस जहाँ पर जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिस जगह पर मिलता है उसको सीकम कहते हैं। सीकम किसको कहते हैं भाई? कि जहाँ पर मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है उसको सीकम कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कंसेप्ट क्लियर करो बेटा कि सीकम वह रीजन है जहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं। बहुत से
यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में, बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो सीकम में रहते हैं। क्वेश्चन बराबर आता है मेडिकल के परीक्षा में, +2 के परीक्षा में, कोई भी कंपटीशन में, कि सिम्बायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, तो बोलिएगा सीकम में रहते हैं। सीकम क्या है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं। और तीसरी बात ये याद करिएगा, एक वर्ड आ गया, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या भला है भैया? कहता यह है कि हमारे सीकम से स्मॉल ट्यूबुलर एक ब्लाइंड सैक, देखिए ब्लाइंड सैक, एक तरफ मुंह खुला है, एक तरफ मुंह बंद है, ब्लाइंड सैक कहते हैं। एक स्मॉल ब्लाइंड सैक निकला हुआ है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब फिर प्रश्न में आ गया, सर वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं जो पहले फंक्शनल था, पहले काम करता था, लेकिन अब वो काम उसका कोई हमारे बॉडी के कोई फंक्शन उसका नहीं है, कोई काम उसका नहीं है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल है? अरे साहब मेरा एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है ना, इसलिए ये कहता है कि दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। आंसर क्लियर हुआ बेटा? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ अटैच है? सीकम से अटैच है। स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात ये याद करना है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले फंक्शनल था लेकिन अब हमारे बॉडी में फंक्शनल नहीं है। और बहुत लोग क्या होता है कि कभी कभी देखोगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन लोग करवाते हैं। अपेंडिक्स में क्या होता है, ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है, और स्वेलिंग करने से काफ़ी फूल जाता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो डॉक्टर बोलता है, अल्ट्रासाउंड में चेक होता है, जांच होती है, बोलता भाई आपका अपेंडिक्स बढ़ गया है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, डॉक्टर इसको कट करके बाहर निकाल देता है। बहुत लोग जो पेट में दर्द हुआ छोड़ देता है, ये पेट के अंदर ही ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, जब फटेगा तो आप राम नाम सत्य हो जाइएगा। इसलिए कभी भी कोई तकलीफ हो तो उसको डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर जांच करेगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक क्वेश्चन जो है ये आता है बराबर कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का लोकेशन, ये मेरा गैस्ट्रिक रीजन है, पेट है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मेरा पोस्ट गैस्ट्रिक है, मतलब पेट के बाद है, पोस्ट मतलब बाद, प्री मतलब पहले, तो पोस्ट गैस्ट्रिक रीजन में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। किससे अटैच है? सीकम से अटैच है। सीकम क्या है भाई? सीकम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन पॉइंट है भाई। इसमें कौन रहता है सीकम में? सीकम में कौन रहता है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये हो गया। सेकंड जो वर्ड आया कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन का 3 CCR, सीकम के बारे में जान गए। अब आइए कोलन के बारे में। कोलन का 4 हिस्सा है, 4 पार्ट है कोलन का। क्वेश्चन बराबर पूछेगा, नाम पूछेगा कि कोलन का 4 हिस्सा कौन कौन है भाई बताइए। तो उसको रटना नहीं है, फिगर के थ्रू आइए, फिगर के थ्रू आइएगा तो हमेशा जैसे भी क्वेश्चन पूछे, जहाँ से पूछे, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक पोर्शन ऐसे है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ये खाना इधर से खा गए, पेट में आया, इधर चलते हुए भोजन ऐसे आया, इधर पूरा इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ पर आया, यहाँ से भोजन इधर बढ़ेगा। तो ये जो ऊपर जा रहा है इसका नाम है असेंडिंग कोलन। कोलन जो है बताएं लार्ज इंटेस्टाइन का कितना पार्ट? 3 पार्ट। फॉर्मूला क्या है? CCR, सीकम कोलन रेक्टम। सीकम कोलन के कितने हिस्से होते हैं? कोलन के 4 हिस्से होते हैं। नाम पर याद करिए, नाम क्या है भैया? ये जो है इसका कहता है असेंडिंग, असेंडिंग ऊपर जा रहा, असेंडिंग। ये ऐसे है, सोया हुआ है, इसको कहता है ट्रांसवर्स। क्या कहता है इसको? ट्रांसवर्स। और ये नीचे जा रहा है, इसका नाम है डिसेंडिंग। क्या नाम हो गया? डिसेंडिंग। तो ये कोलन का, और जो लास्ट जो पार्ट है उसका नाम है सिग्मोइड। पहले के NCERT में 3 पार्ट दिया गया कोलन का,
असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। लेकिन अब आप नया पार्ट जोड़ा गया दैट इज सिग्मोइड। इसलिए कभी क्वेश्चन पूछे मेडिकल के परीक्षा में, +2 के परीक्षा में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई कोलन के कितने हिस्से हैं, तब बोलिए कोलन के 4 हिस्से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और लास्ट है ये सिग्मोइड कोलन है। ये सिग्मोइड कोलन के बाद क्या आएगा? CCR, आर से हो गया रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। रेक्टम में क्या होगा भाई? जो खाना खाएंगे, जो खाना पचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड आकर के रेक्टम में जमा होगा। जब अनडाइजेस्टेड फूड जब रेक्टम में जमा होगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट को याद कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब खाना पचते हुए यहाँ पर रेक्टम में आएगा तो ये हमारे न्यूरल कंट्रोल होता है, न्यूरल रेगुलेशन, ब्रेन हमारा उसको रेगुलेट करता है। यहाँ से सिग्नल जाएगा रेक्टम में। जब अनडाइजेस्टेड फूड जिसको कहता है फीकल मैटर भी कहता है बेटा, तो वो जो फीकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जब रेक्टम में पहुंचेगा तो यहाँ से सिग्नल यहाँ खोपड़ी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा कि हमको पॉटी आ गया, पैखाना लगा है। अब आपको भाई आप पॉटी लगा, ये सिग्नल चला गया, लेकिन पॉटी को निकलना है एनस के द्वारा, तो एनस के द्वारा तो जहाँ पर लगेगा वहीं थोड़ा ही हो जाएगा। अब आप देखिए कि हम किस जगह पर हैं, कहाँ पर नहीं है, हमको पॉटी का व्यवस्था है, तो आप उसको रोकते हैं। तो ये इजेक्शन जो होता है, डिफिकेशन कहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकलता है एनस से, इसको डिफिकेशन कहते हैं। इलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस से बाहर निकलता है, ये टोटली वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है। इससे क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आता है, मेडिकल के परीक्षा में हिट क्वेश्चन है कि भाई डिफिकेशन जो है, इजेक्शन जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस से बाहर निकलता है, वो वॉलेंट्री है या अनवॉलेंट्री है? तो ये वॉलेंट्री है, लेकिन रेक्टम में जब भोजन अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो यहाँ का जो सिग्नल है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन सिग्नल जाता है, वो इनवॉलेंट्री है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ देखिए कि मेरा जो ये इंटेस्टाइन है, आप फिर से समझ लीजिए कि पूरे सिस्टम को आपको फिर नटसेल में समझा देते हैं कि मेरा एलिमेंट्री केनाल, भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे एलिमेंट्री केनाल में होता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, या उसको एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो फिगर से याद कर लो बेटा। ये जो देख रहे हो, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्ट लगे हुए हैं, इसका नाम क्या है? देखो क्या नाम है? पैंक्रियाज। इसका नाम क्या है? लीवर। ये लीवर हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ये सारे ग्लैंड जो है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, जो कि भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? अब क्या है कि मेरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो भोजन का, मैं फिर से समझाता हूँ, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भोजन हम टेक ओवर करते हैं, भोजन का जो मेजर कंपोनेंट है वो 6 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये मेजर पार्टिकल्स हैं, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि विटामिन, मिनरल और वाटर जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। इनके डाइजेशन की दरकार नहीं पड़ती है, हमारा सेल इनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। प्रश्न उठता है साहब, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बहुत से रूप में खाते हैं, चावल है, आलू है, मंचूरियन है, बहुत सा चीज़ है, आइटम जो है, मीनू जाइएगा होटल में 1000 आपको मीनू मिल जाएगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, दाल है, सोयाबीन है, बहुत से है, मीट है, सब लेते हैं। तो कंसेप्ट ये करना है बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनकी डाइजेशन की दरकार पड़ती है। डाइजेशन की दरकार क्यों पड़ी? क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, और उसको सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है। उस काम में हेल्प करता है मेरा ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये, और उससे रिलेटेड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये जो हैं वो हमको हेल्प करते हैं।
ये जो मेरा ओरल कैविटी बकल कैविटी है, इसमें मेरा टंग है और मेरा टिथ है। मेरा जो सलाइवरी ग्लैंड है, कंसेप्ट क्लियर कर लो कि मेरे ओरल कैविटी के बाहर है, इससे पाइप लगा हुआ है, देख लो ये पाइप लगा हुआ है। ये कान के पास जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। इससे क्वेश्चन बराबर आता है कि ये पैरोटिड ग्लैंड से जो पाइप लगा है, इसका नाम है एंडो, इसको कहता है डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस डक्ट का नाम हमेशा पूछता है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें इस पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास सलाइवरी ग्लैंड है, इसी जो डक्ट लगा हुआ है, जो अपने सिक्रीशन को हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में लाके डालता है, जो सलाइवा कहते हैं, थूक कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवा या थूक। इसका नाम है स्टेंसन डक्ट। अब फिर प्रश्न होगा कि साहब कैसे परीक्षा में याद होगा? 4 गो डक्ट का नाम दे दिया, पूछेगा कि वह पैरोटिड से कौन सा डक्ट लगा हुआ है। तो सबसे इजी है, कोई याद नहीं करना है। हमको याद करिएगा कि बायोलॉजी सर का नाम था संजय प्रसाद, एस से हो गया स्टेंसन और पी से हो गया पैरोटिड, एसपी याद कर लीजिए, एसपी एकदम याद कर लीजिए कभी जिंदगी में, क्योंकि परीक्षा में दिमाग कन्फ्यूजन होगा, ये होगा कि वो होगा। तो संजय प्रसाद याद कर लीजिए, एसपी याद कर लीजिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय प्रसाद, मास्टर साहब पढ़ाते थे हमको, ये सब होगा। अब दिमाग में रखना है कि यहाँ से जो दांत है उसके बारे में आगे क्लास में पढ़ाएंगे भी आपको। उसके बाद ये टंग हो गया, टंग जो है हमारा टेस्ट बर्ड होता है, उसमें स्वाद लेते हैं। और फिर वहाँ से ये भोजन जो है फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है हवा का और भोजन का। यहाँ पर फेरिंग्स में 2 पाइप लगा है, एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। फूड पाइप का नाम क्या है? ओसोफेगस है। ये कहाँ खुलता है? स्टोमक में खुलता है। स्टोमक क्या है भाई? स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो भोजन को स्टोर करता है। कितना घंटा? 4 से 5 घंटा नॉर्मल भोजन को स्टोर करता है। शेप कैसा है? जे शेप है। इसके अंदर कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सब आगे पढ़ाएंगे बेटा आगे। अभी बेसिक कंसेप्ट फिगर क्लियर कर लो। इस फिगर को क्लियर कर लोगे तो 80% क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ये स्टोमक जो है आगे कहाँ खुला? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है? फिर वो याद कर लो, बहुत हल्का फॉर्मूला है। डीजे बजता है शादी ब्याह में ना, तो वो डीजे याद कर लो। डीजे आई, डी से डोडोनियम, जे से जेजनम, आई से इलियम, डीजे आई। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो गया उसके बाद आगे आया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। नाम क्या है भाई? क्वेश्चन आ गया। तो सीकम, CCR, फॉर्मूला क्या है? CCR, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम क्या है भाई? ये सीकम जंक्शन पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां पर दोनों मिलता है, इसको सीकम कहते हैं। इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इसी सीकम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगा हुआ है। वी से वर्मी फॉर्म, वी से वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहते हैं? फिर प्रश्न आएगा। तो साहब वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब हुआ कि जो पहले फंक्शनल था अब फंक्शनल नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। उसके बाद फिर जो है ये जो कोलन है, इसके 4 पार्ट बताए। यहाँ फिगर से याद करो, ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग, ऊपर असेंडिंग, फिर ये ट्रांसवर्स ऐसे लेटा हुआ ट्रांसवर्स, फिर नीचे आया ये डिसेंडिंग, और जो इधर जो पार्ट इसका नाम है सिग्मोइड। मतलब कोलन का मेरा 4 हिस्सा हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। उसके बाद सीकम के बाद क्या आया? सीकम, कोलन और फिर रेक्टम। फिर कहाँ खुला? लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। ये न्यूरल कंट्रोल में होता है। अर्ज होगा, लगेगा कि पैखाना बन गया, पैखाना लगा है, लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, वो मेरे वॉलंटरी कंट्रोल में है। नहीं तो जहाँ मन है वहीं पर आदमी पोटी कर देगा। इसलिए फिर ये एनस जो है का जो छेद जो खुलता है, ये वॉलंटरी कंट्रोल में है, इसको डिफिकेशन कहते हैं। इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस, ये वॉलंटरी कंट्रोल में, इसको मैं बार बार बोलता हूँ, याद कर लो बेटा। और दूसरी बात है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 2 पाइप ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस। इसलिए कहता है जिस एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होगा उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे आइए, आगे सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन जो मैं पढ़ाया अब उसी के बारे में थोड़ा लिखा हुआ, इसको समझ लो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
जो पाइप हो गया, माउथ से लेकर के एनस तक, और उससे लगे हुए एसोसिएटेड ग्लैंड कहो या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहो। एलिमेंट्री कैनाल, पहला हो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो एंटीरियर ओपनिंग है आगे का, उसका नाम क्या है? माउथ। माउथ मतलब मुंह। और माउथ कहाँ ओपन करता है? अंदर ओपन्स आउट पोस्टरली थ्रू द एनस। लास्ट में कहाँ खुलता है? एनस में। इसलिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग है, और जिस एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होगा उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। माउथ कहाँ गया आगे? माउथ आगे गया बकल कैविटी या ओरल कैविटी में जाता है। ये जो ओरल कैविटी है, जो मुंह के अंदर जो है, वहाँ क्या चीज है भाई? बहुत से दांत है और क्या है? जीभ है। दांत और जीभ कहाँ रहते हैं? ओरल कैविटी, बकल कैविटी में रहते हैं। अब आगे आइए दांत के बारे में। Each tooth is embedded in a socket of jawbone called alveolus. This type of detachment is called thecodont. हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है, आदमी के बारे में पढ़ना है। ये जानकार पहला कंसेप्ट ये क्लियर कर लो कि हम लोग के जो दांत हैं उसका 3 फॉर्मूला याद कर लो। कौन कौन सा है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी हो गया, टाइम हो गया सर, ठीक। हाँ तो बच्चों ऐसा है कि जो माउथ जो है वो हमारे बकल कैविटी और ओरल कैविटी में जाता है। और ओरल कैविटी जो है, जो बकल कैविटी है, इसके अंदर दांत है, टीथ है और टंग है। मैं अगले क्लास में जब आऊँगा, अगला जो सेशन होगा उसमें फिर मैं आपको टीथ, टंग और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे कैसे पाचन क्रिया माउथ में होता है, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैं आपको बताऊंगा। आज का क्लास मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ बच्चों। आप लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पे जा कर के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स भी उपलब्ध है। आप लोग घर में पढ़िएगा, ध्यान लगाइएगा। कहीं दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में उसको भेजिएगा, मैं उसका निदान करूँगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। गुड बाय बच्चों, थैंक यू।